बेटा आज हम डिस्कस करेंगे दो टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने लिखी हुई है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियो और फिलॉस। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस और फिलॉस मीन लव। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज हो। तो ये कैसी स्पीशीज होती हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन में के पास ये लोन पेयर्स हैं, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इथीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो है लूजली हेल्ड होते हैं। ये हमने अल्कीन्स में पढ़ा था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जब भी होंगे वो भी एज ए जो है वो डोनेशन काम कर सकते हैं। ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल जो इसके पास आएगा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनको भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो फिर ये नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, OH माइनस, फ्लोराइड, साइनाइड, क्लोराइड, ये सारे जो नेगेटिव आयंस लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, अमाइड आयन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एथोक्साइड आयन, ऐसी तमाम स्पीशीज जो टेंडेंसी रखती होंगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, उनके पास लोन पेयर होगा। और ये कौन सी स्पीशीज होती हैं, न्यूट्रल होंगी तो ये हो सकती हैं मोस्ट प्रोबेबल, और नेगेटिवली चार्ज हैं तो ये कुछ साइंस लिखे हुए हैं आपके सामने। तो ये तमाम स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। जो होंगी ज़ाहिर बात है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज भी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं चूँकि ये, इसलिए हम कहते हैं इसको कि ये न्यूक्लियस को लव करती हैं, न्यूक्लियस लविंग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद न्यूक्लियस के साथ रहना पसंद करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। इसके ऑपोजिट आ जाएं तो इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोफिलॉस, इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाली, इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाली। और यकीनन इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाली स्पीशीज को हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। या ये इलेक्ट्रॉन को क्यों एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच थी ना, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगी, पुअर। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट थी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी। इस बात को आप सिंपली बेटा ऐसा समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन के हवाले से अमीर स्पीशीज हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन के हवाले से गरीब स्पीशीज हैं, डेफिशिएंसी है इनमें, ठीक है। तो इसलिए जैसे डेली रूटीन में आप देखते हैं कि अमीर चैरिटी करते हैं और गरीब चैरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, सेम इस तरह यहाँ भी यही बात समझे आप कि न्यूक्लियोफाइल डोनर है इलेक्ट्रॉन्स का और इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रोफाइल में जो है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। ये आपके सामने जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, आप देख सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज कोई भी स्पीशी होगी वो इलेक्ट्रोफाइल होगी, याद रख लें। या उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी हो किसी स्पीशी पर, वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये बात याद रख लें। फिर न्यूट्रल स्पीशीज आपके सामने ये लिखी हुई हैं। इसमें जो एल्यूमिनियम है किस ग्रुप में है बेटा, थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन है उसकी आगे वैलेंस शेल में, और 3 उसने क्लोरीन से बॉन्ड बना लिए, टोटल उसके बाद शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 6। तो उसके वैलेंस शेल में अभी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी शॉर्ट है ऑक्टेट रूल के तहत, इसलिए वे स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। ये डेफिशिएंसी इसमें पाई जाती है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की, इसलिए कोई भी डोनर यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट करेगा तो ये उससे एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए ये एक्सेप्टर हुआ, ठीक है, और डेफिशिएंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। BF3 में भी ऐसे ही है, BH3 में भी ऐसे ही। तीनों एग्जांपल कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की हैं, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बनते हैं, उसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अभी इसमें शॉर्ट हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये एक्सेप्टर कहलाते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। इसी तरह ये SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड का बेटा ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये तीनों पार्शियल नेगेटिव हैं और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो याद रखें, जिसमें फुल पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये भी क्या होगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए, न्यूट्रल हो तो डेफिशिएंसी होनी जरूरी है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिवली चार्ज फुल है तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है बात कि जो चौथा पॉइंट है लेविस बेस।
जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इस तरह लेविस बेस के मुताबिक, लेविस कंसेप्ट के मुताबिक बेस ऐसे स्पीशीज को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती हों, और वो भी नेगेटिवली चार्ज हो सकती हैं, और ये न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती हैं जिनके पास लोन पेयर हो। और लेविस एसिड के मुताबिक, एसिड ऐसे स्पीशीज को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, उनको हम क्या बोलेंगे, जो है वो लेविस एसिड। फॉर एग्जांपल ये जो अमोनिया है, ये अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसको क्या बोलेंगे, लेविस बेस। इधर से AlCl3 वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो उसको क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज आर टर्म्ड एज लेविस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज आर टर्म्ड एज लेविस बेस। जैसे आपने लोरी ब्रोंस्टन कंसेप्ट पढ़ा है कि प्रोटॉन डोनर स्पीशीज आर कॉल्ड एसिड्स, प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशीज आर कॉल्ड बेस। सेम इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज आर कॉल्ड बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज आर कॉल्ड लेविस एसिड। तो जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, या लोन पेयर वाली स्पीशीज हों या पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज हों, ये लेविस बेस भी होती हैं और इन्हीं को न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये डिफरेंस आपने यकीनन सीख लिया है, समझ लिया है। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं। अब आप देख सकते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट है जिसमें अल्काइल हाइड का एक मॉलिक्यूल है। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे जो अल्काइल हाइड का मॉलिक्यूल है इसमें ये हैलोजन एटम है। सब फर्ज करें इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आपको मैंने एक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड में डिस्कस कर चुके हैं। इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये हम जो अल्काइल हाइड में डिस्कस किया था। अब हमारे पास ये जो पार्शियल पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये न्यूक्लियोफिलिक साइड है। अब ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, आप देख सकते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल एक यहाँ पे आके इसके ऊपर अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। अब ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है, तो 5वां बॉन्ड तो नहीं बन सकता ना, कार्बन की वैलेंसी तो 4 है। फिर इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से जब अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, जब ये 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं तो इस बॉन्ड को पहले से ब्रेक करना पड़ता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से चला जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, लीविंग न्यूक्लियोफाइल, और इसको हम क्या कहते हैं, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल आया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बेहतर न्यूक्लियोफाइल आया, अच्छा न्यूक्लियोफाइल आया, और ये यहाँ से आसानी से चला गया, यहाँ से चला गया, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप या लिविंग न्यूक्लियोफाइल या लिविंग ग्रुप। और ये वो जो मॉलिक्यूल है जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। अल्काइल हैलाइड का वो मॉलिक्यूल जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। जो अटैक आने वाले न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जाने वाले न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं लिविंग ग्रुप या लिविंग न्यूक्लियोफाइल। दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, गौर करें। एक न्यूक्लियोफाइल आया, देखिए कार्बन ने पहले इस न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बनाया हुआ है लेकिन उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस न्यूक्लियोफाइल से बेहतर न्यूक्लियोफाइल आया तो ये यहाँ से चला गया। तो जो है ये रिएक्शन जो हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जैसे अल्कीन्स में हमने पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शंस होते हैं, इस तरह बेंजीन में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है कि बेंजीन के अंदर जो हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं, कभी आप नाइट्रो ग्रुप से, कभी क्लोरीन से, कभी ब्रोमीन से। इस तरह मीथेन में आपने हेलोजिनेशन पढ़ी है, नाइट्रेशन पढ़ी है। तो यहाँ भी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चूंकि एक न्यूक्लियोफाइल है तो इसलिए इसको बोलते हैं दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, तो बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिस मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। अब हम अगर चाहते हैं कि ये रिएक्शन हो, अगर हम चाहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर ले, तो इसके लिए बेटा ज़रूरी है कि ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो और जाने वाला आसानी से चला जाए। इसको कहते हैं गुड लिविंग ग्रुप। आने वाला अच्छा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो और जाने वाला अच्छा लिविंग ग्रुप हो, गुड लिविंग ग्रुप हो। अब उस लिविंग ग्रुप की क्या क्या खूबियाँ होंगी वो हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा लिविंग ग्रुप हो जो आसानी से चला जाए और आने वाला फिर आसानी से आ जाए। लेकिन अगर जाने वाला आसानी से ना आ जाए, जाने वाला अगर यहाँ से निकल के स्टेबल ही ना हो,
तो इसलिए वो यहाँ से जाना पसंद नहीं करेगा। तो अच्छा लिविंग ग्रुप वो होगा जो यहाँ से जाकर स्टेबल हो, वो जो यहाँ से जाकर स्टेबल हो, और स्टेबल वो होगा जो वीक बेस होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, जो लिविंग ग्रुप है बेटा इसको न्यूक्लियोफ्यूज भी कहते हैं। तो लिविंग ग्रुप में पहले बता चुका हूँ, एक जो है वो न्यूक्लियोफाइल ही होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ही होता है। फिर जो इसकी खूबी क्या होनी चाहिए, वीक कॉन्जुगेट बेस इज गुड लिविंग ग्रुप, यानी कि जो लिविंग ग्रुप है मैंने बताया था कि वही ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जो यहाँ से आसानी से चला जाए। आसानी से कौन जाएगा, जो यहाँ से जाकर स्टेबल हो, जैसे कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, बाइसल्फेट है। अब होता है कॉन्जुगेट बेस का कंसेप्ट क्या है, ये हमने फर्स्ट ईयर 8 चैप्टर में पढ़ा था। ये HCl एसिड है। ये जो HCl एसिड है जब ये आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा, प्रोटॉन और ये Cl माइनस, और ये Cl माइनस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। HBr प्रोटॉन डोनेट करेगा तो कॉन्जुगेट बेस ब्रोमाइड, HI आयोडाइड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बाइसल्फेट बनेगा। तो ये जो तमाम एसिड्स हैं इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं ना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों हैं, क्योंकि इनकी जो बनने वाली कॉन्जुगेट बेसेस हैं वो वीक हैं। ये क्या है, सारे वीक कॉन्जुगेट बेस हैं, क्योंकि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है। ये आपने पढ़ा था, ये भी आपको याद होगा, Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट आप याद करें, फर्स्ट ईयर 8 चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी Ka वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, उससे बनने वाली कॉन्जुगेट बेस की जो Kb वैल्यू है उतनी ही कम होगी। क्योंकि ये तमाम एसिड स्ट्रॉन्ग हैं, इनसे बनने वाली ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, वीक होगी। और वीक होने का मतलब है ये स्टेबल होगी। याद रखें, वीक जो है होने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये चूंकि वीक न्यूक्लियर कॉन्जुगेट बेस है, ये जब यहाँ कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है या ब्रोमीन अटैच है या आयोडाइड अटैच है या बाइसल्फेट अटैच है, तो अगर कोई इनसे बेहतर न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये आसानी से जाने को तैयार हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ये क्या है, वीक कॉन्जुगेट बेस मतलब स्टेबल। वीक कॉन्जुगेट बेस का क्या मतलब है बेटा, स्टेबल, आप याद रखेंगे। तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, गुड लिविंग ग्रुप, because these all are good living group because they are weak conjugate bases of strong acids। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट याद है, ये आपने याद रखनी है कि ये गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये वीक बेसिस हैं जो और स्टेबल होते हैं। ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है, कंसेप्ट के लिए भी याद रखना है। उसके बाद जो दूसरी बात है वो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस, अगली दूसरी बात जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस आर पुअर लिविंग ग्रुप। अब जिस तरह हमने कहा था कि वीक कॉन्जुगेट बेस है वो गुड लिविंग ग्रुप है, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी तो फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो फिर इसका ऑपोजिट यही बनता है ना कि गुड लिविंग ग्रुप नहीं होंगे। वो अच्छे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं लेकिन अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं हो सकते। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर पुअर लिविंग ग्रुप। OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल आर अनस्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये जो तीन लिखी हैं ये बेटा अनस्टेबल है। मैंने बताया था स्टेबल जो होंगे वो वीक कॉन्जुगेट बेस होंगे, वो गुड लिविंग ग्रुप होंगे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो पुअर लिविंग ग्रुप होंगे, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो याद रख लें दो बातें, जो स्टेबल होंगे वो वीक बेस होंगे और वो गुड लिविंग ग्रुप होंगे, और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी वो अनस्टेबल होती हैं यहाँ से जाने के बाद, इसलिए वो यहाँ से निकलेंगे ही नहीं, वो क्या बन जाएंगी, पुअर लिविंग ग्रुप। तो इसलिए जब भी कार्बन के साथ OH अटैच हो, जब भी कार्बन के साथ फर्ज करें OH अटैच है, तो आने वाला कोई न्यूक्लियोफाइल क्लोराइड आता है तो ये इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकेगा, क्योंकि OH यहाँ से जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है और अनस्टेबल है। तो इसलिए ये क्या बन जाए, ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड नहीं होगी। इसलिए सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड करने के लिए क्या ज़रूरी है, जाने वाला कोई अच्छा लिविंग ग्रुप हो और आने वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन होगी, अदरवाइज ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। अब हम बेटा डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है उस न्यूक्लियोफाइल की जो है उसकी टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, इसी तरह जैसे ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेम इसी तरह अगर आप बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसका ट्रेंड अब डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम।
आप टेंट बेटा इसका देख सकते हैं कि आयोडाइड जो लेफ्ट राइट अगर हम मूव करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है। देखें ये CH3 माइनस है, देखो नेगेटिव सबके ऊपर है, इसका मतलब ये क्या है, सबके ऊपर नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि ये सारे जो हैं न्यूक्लियोफाइल हैं। अब न्यूक्लियोफाइल तो सारे हैं, लेकिन अब ये हमने फैसला करना है कि बेहतर न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो याद रखें लेफ्ट टू राइट जो है साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसका साइज बड़ा है, इसका उससे छोटा है, इसका उससे छोटा है, इसका उससे छोटा। लेकिन साथ ही दूसरा फैक्टर क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इससे ज़्यादा है, फ्लोरीन की इससे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। इसको ऐसा समझ लें आसानी के लिए कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब कंजूसी बढ़ रही है। जो एटम है ज़्यादा से ज़्यादा कंजूस होता जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा कंजूस होता जा रहा है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। इसलिए अगर आपके सामने ये चार ऑप्शंस हों कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो आप देखेंगे सबसे जो आपके सामने पीरियोडिक टेबल में उस जो सेंट्रल एटम है राइट साइड पे कौन सा ज़्यादा है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से फ्लोराइड जो है सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस होगा। ये सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों होगा, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा कंजूस है, ये शेड पेड़ को अपने सीने से लगा कर रखेगा, आसानी से डोनेट नहीं करेगा, जिस वजह से ये वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल ये स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अब ऊपर से नीचे की तरफ आएँ, टॉप टू बॉटम की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं फ्लोराइड सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल है और आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सेम वही बात कि इसका साइज भी स्मॉल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। आयोडाइड है उस सबसे नीचे है, उसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो दोनों के पास है, लेकिन ये आसानी से डोनेट क्यों करेगा, क्योंकि इसका साइज भी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कंजूसी नहीं करता, जबकि फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में यहाँ कंजूसी करेगा या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये अट्रैक्ट रखेगा, अपने पास रखेगा इलेक्ट्रॉन को। तो टॉप टू बॉटम अगर आप इन चारों में से पूछा जाए सबसे बेहतर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है तो ये है, और सबसे पुअर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो फ्लोराइड। तो इसमें जो आयोडाइड के बारे में खास बात याद रखनी है, आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप एंड गुड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। आयोडाइड बेटा याद रखें हैलाइड्स में से वाहद न्यूक्लियोफाइल है जो लिविंग ग्रुप भी अच्छा है। किस वजह से, ड्यू टू लो बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्राइड में पढ़ा था कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए आसानी से बॉन्ड टूट जाता है इसका और ये आसानी से सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। और दूसरा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, क्यों, हाई पोलराइजेबिलिटी, इसकी पोलराइजेबिलिटी बेटा हाई होती है, ये आसानी से जो है वो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो उसकी तरफ पोलराइज हो जाता है और उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इसलिए आयोडाइड जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है ड्यू टू लो बॉन्ड एनर्जी एंड अच्छा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ड्यू टू हाई पोलराइजेबिलिटी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और टॉप टू बॉटम भी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा अब डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं एंटी टेस्ट के लिए, वो क्या है वो देखते हैं। देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर लिविंग ग्रुप, क्लोराइड भी है, ब्रोमाइड भी है, आयोडाइड भी है, OH माइनस। तो क्या कंसेप्ट पड़ा था, ये सारे तो आपको पता है कि जो गुड लिविंग ग्रुप हैं, तो OH माइनस चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या होगा, पुअर लिविंग ग्रुप। सेकंड देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड लिविंग ग्रुप, इनमें से बताएं लिविंग ग्रुप गुड कौन सा होगा, तो आपको क्लोराइड वीक बेस है, ये गुड लिविंग ग्रुप होगा, ये तीनों स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं होंगी। उसके बाद NH2 माइनस, अच्छा लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप इनमें से कौन सा है, तो देखें हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप ये भी है स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऑल ऑफ दीज ये तमाम क्या होंगे, पुअर लिविंग ग्रुप। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड लिविंग ग्रुप, इनमें से बताना आपने विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो हमारे पास ऑल के बाद कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड लिविंग ग्रुप, तो इसकी भी वही ऑप्शन है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये तमाम वीक बेसिस हैं और स्टेबल भी हैं, इसलिए क्या ऑप्शन होगी इसकी, ऑल इसकी ऑप्शन होगी। इसके बाद देखें विच ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा बताएं, ये भी हमने जो लास्ट डिस्कस किया था कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर दी है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था जो जितना राइट साइड पे होगा
लेफ्ट साइड पे होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जितना राइट साइड पे होगा उतना ही वो वीक होगा। तो ये CH3 माइनस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। विच इज द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इनमें अगर आए, देखिए मैंने बताया था टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, तो इसमें लेफ्ट टू राइट वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, इसमें टॉप टू बॉटम वाला। तो इसमें देखिए आयोडाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ये आप कर सकते हैं। तो आयोडाइड विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड लिविंग ग्रुप एंड गुड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था कि आयोडाइड जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से बताना है आपने इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो हमने पढ़ा था वाटर के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन के पास भी लोन पेयर है और अमोनिया के पास भी लोन पेयर है। तो ये सारे जो है वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। जबकि BF3 मैंने बताया था ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है और ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल। अब ये भी वाटर के पास भी लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। BF3, AlCl3 और SO3 ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब की आप प्रैक्टिस करें, जो है इंशाल्लाह ताला आपको सारे समझ आ जाएगा। एंटी टेस्ट में भी आपके सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो आपने दुआओं में याद रखना है। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें जो भी इस लेक्चर को सुने। तो जो है वो अल्लाह हाफिज़।